गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सारस्वत गुंजन क्लासेज किशनगढ़ से गुंजन एजू हब KFG यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के हिंदी व्याकरण के जितने भी सिलेबस में टॉपिक है, जितने भी अपने अध्याय है, उन अध्यायों की परिभाषाओं के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन संज्ञा टॉपिक से। ठीक है, संज्ञा टॉपिक से शुरुआत करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध होना संज्ञा कहलाता है। किसी भी व्यक्ति यानी कि पुरुष स्त्री दोनों हो जाएंगे इसमें, प्राणी, वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है, और स्थान कोई भी जगह है, स्थान है, इनका बोध कराना, इनका परिचय कराना, ये संज्ञा कहलाता है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों सर्वनाम। सर्वनाम की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द है वो सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वाक्य में अगर कहीं पे संज्ञा आ रखी है तब तो वो संज्ञा हो जाती है। जैसे कि अगर किसी विशेष आ रखी है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर उसके वो पार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में हम केवल परिभाषाओं के बारे में ही बात करने वाले हैं। अगर किसी वाक्य में 2 बार कोई शब्द आ रखा है, संज्ञा शब्द 2 बार आ रखा है, तो दूसरे बार में उस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की दूसरी परिभाषा यह हो जाती है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यह भी इसकी एक परिभाषा है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों विशेषण। विशेषण किसे कहा जाता है? तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सुंदर लड़का, तो जो लड़का है वो संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, और वो लड़का किस प्रकार का है, तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जब विशेषता बताए तो फिर वो विशेषण कहलाएगा। ठीक है। चौथा अगर टॉपिक की बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। नॉर्मल है, हम जानते हैं, जैसे कि वह चलता है, उठता है, खाता है, पीता है, यह क्रिया कहलाएगी। ठीक है। आगे 5वां टॉपिक आ जाता है बच्चों अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक के आधार पर रूप परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब वो कहलाएगा अव्यय। यानी कि ऐसे शब्द, कोई शब्द है जिनका लिंग के आधार पर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के आधार पर, वचन, एक वचन और बहुवचन के आधार पर, काल देख लो अपने, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, पुरुष देख लो, इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और कारक की बात करें तो कारक की जितनी भी विभक्तियां हैं, इन सभी के आधार पर उस शब्द में रूप परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि उस शब्द में बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात करूं मैं जैसे शब्द की, ठीक है, जैसे शब्द की अगर मैं बात करूं तो बच्चों जैसे शब्द ऐसा है कि ये इसका अगर वचन देखा जाए या लिंग देखा जाए या काल के आधार पर इसको परिवर्तन करते तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे का अगर लिंग देखे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कुछ नहीं है, जैसे जैसे ही है ना, इसका परिवर्तन नहीं होगा। अगर लड़का शब्द है तो उसका परिवर्तन लड़की हो सकता है स्त्रीलिंग में, और लड़के हो सकता है बहुवचन में। इसका मतलब वो अव्यय नहीं है, वो विकारी में आ जाएगा। अव्यय का दूसरा नाम अविकारी भी बोल सकते हैं, यानी कि जहां रूप परिवर्तन नहीं हो। अविकारी यानी कि एक अर्थ होता है नहीं और विकारी का अर्थ होता है विकार या परिवर्तन या बदलाव, उस शब्द में नहीं होना चाहिए, उसको हम अव्यय कहेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक आ जाता है दोस्तों बच्चों उपसर्ग टॉपिक आ जाता है। यानी कि किसी शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द है वो आपके उपसर्ग कहलाएंगे। यानी कि कोई भी शब्द है उसके आगे कोई भी शब्द जुड़ा और उसके अर्थ में परिवर्तन किया, नवीन शब्द की प्राप्ति होती है, नया शब्द बनता है और उस शब्द को हम कहेंगे उपसर्ग, और उस नए शब्द का अर्थ भी इसमें बदल जाता है। ठीक है। फिर अगला टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहेंगे? किसी शब्द के पीछे लगकर, जिस प्रकार उपसर्ग आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो प्रत्यय है वो पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। एक नवीन शब्द की प्राप्ति होती है, उस नए शब्द का भी अर्थ अलग हो जाता है, उसे हम प्रत्यय कहेंगे। अगला आ जाता है आपके संधि। संधि की बात करें तो लिखा है कि 2 अक्षरों का मेल या योग होना। यानी कि जब 2 अक्षर आपस में मिलते हैं तो किसी तीसरे की, किसी नवीन अक्षर की प्राप्ति होती है और उसे हम संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लिया मैंने कि ए प्लस ए योग ए बराबर आ, यानी कि ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, और एक नए अक्षर की यहाँ पे प्राप्ति हुई है। नया अक्षर प्राप्त हुआ है कब? 2 अक्षरों के मेल या योग यानी कि मिलने या जुड़ने से, तो उसे हम कहेंगे संधि। और अंतिम जो टॉपिक है अपना वो आ जाता है बच्चों समास। समास की बात करें तो 2 शब्दों का मेल या योग होना यह समास कहलाता है। यानी कि जब 2 शब्द जुड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो कि लंबा फिर प्लस यानी कि योग उदर बराबर हो जाता है आपके लंबोदर। ठीक है, लंबा है पेट जिसका, और इसका तीसरा अर्थ हो जाता है गणेश, वो बहुब्रीहि समास में।
ये हमने उदाहरण मैंने इस वीडियो में इसीलिए नहीं बनाए थे क्योंकि हम टॉपिक वाइज है वो उदाहरण के बारे में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल परिभाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे संधि और समास में इतना ध्यान रखना बच्चों, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें संधि में अक्षर जुड़ते हैं, है ना, 2 अक्षर जुड़ेंगे तो किसी अक्षर की प्राप्ति होगी, यानी कि अक्षरों का जब योग होगा तो वो संधि कहलाती है, और समास कहलाएगा जब वहाँ पे शब्दों की प्राप्ति होती है ना। जैसे ये 2 शब्द है, लंबा, उधर ये शब्द है और एक और शब्द की प्राप्ति हुई है, इसका मतलब समास ये हो जाता है जब 2 शब्दों का मेल या योग हो जाता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स की परिभाषाएं देखी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि आपको ये कंटेंट है किस तरीके से मैंने पढ़ाया है, तो उस तरीके का आपका जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है कि इसी प्रकार के आगे के टॉपिक्स की जो क्लासेज है और अन्य सब्जेक्ट की जो क्लासेज है वो इस चैनल पर मिलने वाली है। धन्यवाद।